वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का थ्योरी ऑफ सप्लाई। आज हम सीखेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कि सप्लाई होता क्या है, सप्लाई का क्या मीनिंग है। द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी अ फर्म और प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू प्रोवाइड फॉर सेल एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड द सप्लाई। मीन्स सप्लाई क्या होता है कि जब कोई सेलर किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक प्राइस पर अपने गुड्स को बेचने के लिए रेडी होता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई मीन्स हो गया आपका कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जब सेलर विलिंग है, मतलब तैयार है अपने स्टॉक को सेल करने के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस पर, तो हम उसको बोलते हैं सप्लाई। तो सप्लाई के अंदर 4 फैक्टर्स हुए। पहला हुआ क्वांटिटी कि सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। दूसरा हुआ उसका प्राइस। थर्ड किस टाइम पीरियड पर, और विलिंगनेस मतलब रेडी है सेल करने के लिए। सप्लाई मीन्स कि कोई भी सेलर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर एक स्पेसिफिक प्राइस पर विलिंग है, मतलब रेडी है अपने स्टॉक को, अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सप्लाई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक वैसे तो सिमिलर टर्म्स लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टॉक क्या होता है कि कोई भी सेलर जब गुड्स को सेल करने के लिए बल्क में गुड्स परचेज करता है, जैसे मान लीजिए उसने 100 क्वांटिटी परचेज की, लेकिन वो अभी नहीं चाहता है कि वो 100 क्वांटिटी मार्केट में सेल करे, क्योंकि हो सकता है कि उसका जो प्राइस है या फिर जिस प्राइस में वो सेल करना चाहता है वो प्राइस मार्केट में अभी नहीं आया है। तो जो 100 क्वांटिटी है जो उसने परचेज करी है, जो उसके गोडाउन में रखी हुई है किसी भी पर्पस के लिए, तो वो कहलाता है स्टॉक। स्टॉक वो क्वांटिटी नहीं होती जो सेल के लिए रेडी है। स्टॉक वो होता है जो उसके गुड्स उसके हैंड में है सेलर के, जो उसने अपने पास गोडाउन में रखी हुई है। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मीन्स कि जो गुड्स, जो क्वांटिटी सेल के लिए रेडी है, प्रोवाइड फॉर सेल, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। जैसे मान लीजिए 100 क्वांटिटी उसने परचेस करी थी, उसमें से वो 80 क्वांटिटी सेल करना चाहता है, तो जो 80 है वो सप्लाई होगी और 100 क्या होगा उसका स्टॉक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है कि जब कोई सेलर या प्रोड्यूसर इंडिविजुअल विलिंग है, रेडी है क्या करने के लिए, सेल करने के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस पर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर। इसमें मेन पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल जो सप्लायर है या फर्म है या प्रोड्यूसर है, एक सर्टेन क्वांटिटी को, अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, एक सर्टेन क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सेल करने के लिए अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। इसके अंदर जो कंपोनेंट बनेंगे वो बनेंगे क्वांटिटी, स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्या है? रेडी है मार्केट में सेल होने के लिए बाय अ इंडिविजुअल फर्म और प्रोड्यूसर। मार्केट सप्लाई क्या होती है? सेम ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और फर्म्स हैं, ऑल द फर्म्स और प्रोड्यूसर आर इंक्लूड इन मार्केट सप्लाई। कि मार्केट में जितने भी सेलर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स हैं, वो तैयार हैं, विलिंग हैं स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपने गुड्स को सेल करने के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट्स प्राइस ऑफ द फैक्टर्स और ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। मीन्स कि जो भी फैक्टर, जो भी इनपुट्स यूज़ होते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो यदि मान लीजिए उनकी प्राइसेस राइज हो जाती हैं, जैसे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, मार्केट में प्रोडक्शन करना क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, तो सप्लाई क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर उस गुड्स को ज़्यादा बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि
मार्केट में जो प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे कम हो जाएगा। यदि मान लीजिए इनपुट्स की जो प्राइसेस हैं वो फॉल्स हो जाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर ये सस्ती हो जाती हैं, तो सेलर चाहेगा कि मैं उस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि एक बार और समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल है, लेबर है, ठीक है ना, और ओवरहेड्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, राइजेस हो जाते हैं। उनके प्राइस क्या होते हैं, राइजेस। तो जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्टली होने से जो प्रॉफिट मार्जिन है सेलर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन मार्जिन कम होने से जो सप्लायर है वो गुड्स को ज़्यादा सप्लाई या मैन्युफैक्चर करना मार्केट में नहीं चाहेगा। उसी तरह से यदि मान लीजिए इनपुट्स क्या हो जाते हैं, इनपुट्स की प्राइसेस डिक्लाइन हो जाती है, इनपुट सस्ते हो जाते हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन थोड़ा सा उसकी जो कॉस्ट है वो कम आने लगेंगी, जिससे सप्लायर का प्रॉफिट मार्जिन है बढ़ना शुरू हो जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा गुड मार्केट में सेल करना चाहेगा। लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस इफ द प्राइस ऑफ एनी और ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स और इनपुट राइज, मतलब इनपुट्स महंगे हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइंस, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ विच द सेलर डिक्रीज द कमोडिटी सप्लाई, वो कम से कम मार्केट में गुड्स सप्लाई कम करना चाहेगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है, जब कोई सेलर ओल्ड टेक्निक यूज़ करता है, ओल्ड टेक्निक यूज़ करने से उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, और प्रोडक्शन भी लो हो जाता है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और सेलर सप्लाई कम करता है। लेकिन जब कोई सेलर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है, लोअर आती है। प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर आने से उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, मार्जिन बढ़ जाता है, जो एनकरेज करता है सेलर को ज़्यादा गुड्स सप्लाई करने के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स एंड कंसेशंस। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर प्रोडक्शन पर हाई टैक्स लगाती है, कोई भी टैक्स लेवाइड कर दिया उसने हाई रेट से, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी। प्रोडक्शन कॉस्ट राइज होने से, प्रोडक्शन कॉस्ट राइज होने से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन लोअर होने पर वो लेस सप्लाई मार्केट में करेगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिडक्शन एंड सब्सिडीज़, मार्केट में प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट क्या दे रही है, टैक्स डिडक्शन, टैक्स में कमी कर रही है, और सब्सिडीज़ दे रही है, मतलब हेल्पिंग अमाउंट, ऐसा अमाउंट जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को पे नहीं करना है, गवर्नमेंट उसको पे कर रही है प्रोडक्शन के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो उसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो गुड्स क्या हो जाएगा, मोर प्रॉफिटेबल। क्लियर है? इसको एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में। मान लीजिए हाई टैक्स है तो कॉस्ट भी हाई हो जाएंगी, कॉस्ट हाई होने से सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई कम, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स कम लगा रही है, कॉस्ट कम आएगी, तो मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने से उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, गोल्स। गोल्स में क्या होता है, यदि मान लीजिए मार्केट में कोई सेलर अपना उसका गोल है कि मुझे प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो कमोडिटी को मोर प्राइसेस पर ऑफर करेगा और अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसका गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उसको भले उसकी क्वांटिटी भले लेस सेल हो, लेकिन मार्केट में वो उसका मोटिव क्या है कि हायर प्राइसेस पर अपनी कम्युनिटी को सेल करना। दूसरा क्या है, इसी के अंदर मान लीजिए उसे पूरा मार्केट कैप्चर करना है, तो वो मोर एंड मोर सप्लाई करेगा रीजनल प्राइसेस पर, सेम प्राइस, मतलब उसको प्राइस में चेंज नहीं लाएगा और सप्लाई को वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव प्रॉफिट करना नहीं है, उसका मोटिव है सेल को मैक्सिमाइज करना। लेकिन उसका यदि मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो प्राइसेस क्या करेगा, हायर प्राइसेस पर वो मोर सप्लाई करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स मार्केट सप्लाई के। मार्केट सप्लाई में जो लास्ट डिटर्मिनेंट पढ़े थे इंडिविजुअल के, वो तो इंक्लूड होते ही हैं। मार्केट में 3 और
कंपोनेंट होते हैं जो सप्लाई को इफेक्टिव करते हैं। एक होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, सेकंड है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, और लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज। चलते हैं आगे। पहला डिटर्मिनेंट्स है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। मान लीजिए मार्केट में किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की जो फर्म है वो क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हो सकता है सप्लायर को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं सेम कम्युनिटी को, तो मार्केट नंबर ऑफ फर्म्स क्या है, वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट सप्लाई क्या होगी, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज करेगी। और यदि मान लीजिए कुछ बिजनेसेस उस इंडस्ट्री को छोड़ना चाह रहे हैं लॉस की वजह से, तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको शॉर्ट में ऐसे समझेंगे कि मार्केट में सप्लायर ज़्यादा होने से जो सप्लाई है मार्केट में उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाती है, और सप्लायर कम होने से, प्रोड्यूसर्स कम होने से उस मार्केट में उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट फैक्टर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। मींस यदि सेलर को लगता है कि फ्यूचर में करंट मार्केट प्राइसेस हाई हो जाएंगी, तो जो सप्लाई है प्रेजेंट में वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। यदि किसी सेलर को लगता है फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस क्या होंगी, राइजेस होंगी, तो करंट में उसकी सप्लाई का क्या कर देगा, वो कम कर देगा, वो अभी माल को नहीं बेचेगा, अपने गुड्स को नहीं बेचेगा। उसे लगता है कि करंट में फ्यूचर में जो प्राइजेस हैं वो फॉल्स हो जाएंगी किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की, तो अभी क्या करेगा, वो अभी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, अभी वो सारा माल बेचकर ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसको डर फियर हो गया है कि फ्यूचर में इसकी प्राइजेस डिक्लाइन हो जाएंगी। तो वही लिखा हुआ है सेलर विल रिड्यूस देयर करंट मार्केट सप्लाई। कब करेगा रिड्यूस, वो क्यों लगता है टू इंक्रीज इट लेटर इट हायर प्राइजेस, बाद में वो हायर प्राइजेस में इस कमोडिटी को सेल कर देगा। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर प्राइस के हो जाएंगे राइज, तो फ्यूचर में जब प्राइस राइज हो रही है तो अभी माल को वो क्यों बेचेगा। ऑन द अदर हैंड सेलर विल इंक्रीजेस द करंट सप्लाई, अभी वो माल को ज़्यादा बेचेगा क्योंकि उसे लगता है फ्यूचर में इसकी प्राइजेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिससे उसे लॉस हो सकता है, इसलिए सारा माल बेचकर वो अभी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रिसोर्सेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जब किसी भी नेशन, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा होता है तब मार्केट सप्लाई अच्छी होती है, और उसका उल्टा यदि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है किसी भी नेशन का, स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पर सप्लाई कम होगी। तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने से सप्लाई बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ख़राब होने से सप्लाई कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका प्राइस। प्राइस जो है डोमिनेंट फैक्टर है, प्राइस की वजह से जो सप्लाई है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। मान लीजिए किसी कमोडिटी की प्राइस जो है मार्केट में राइज हो जाती है तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, राइज हो जाएगी। यदि उसकी प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। मतलब प्राइस और सप्लाई में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। As the price of a commodity increases, the supply of that commodity in the market also increases and vice versa. Next, अब देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेनेशन, सप्लाई शेड्यूल। अब इसमें देख सकते हैं आप इस टेबल के अंदर जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, प्राइस राइजेस हो रही हैं, वैसे वैसे आपकी जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है, राइजेस हो रही है। जैसे प्राइस थी 1 तो क्वांटिटी थी 0, प्राइस थी 2 क्वांटिटी 5 इंक्रीज हो गई, पहले 0 थी फिर 5 आ गई, फिर प्राइस हो गई 3 तो क्वांटिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 5 to 10, प्राइस हो गई 3 to 4 क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई 10 to 15, 4 to 5 एंड 15 to 20। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है आपकी जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। द above table indicates that when the price of the commodity rises an increasing number of units are offered for sale, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे ही सेलर क्वांटिटी ज़्यादा सेल करने के लिए मार्केट में रेडी है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व देख रहे हैं आप, एक स्ट्रेट लाइन है जो लेफ़्ट टू राइट जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन है जो लेफ़्ट टू राइट जा रही है। इसका मीन्स क्या है कि जो प्राइस है उसके इंक्रीज होने से, प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे प्राइस इंक्रीज हुई 1 से 2 ही, सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 5 to 10। फिर प्राइस 2 से 3 गई तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए दोबारा, प्राइस 1 से 5 आई, 2 10, 3 से 15, 4 to 20, उसके बाद 5 to 25। तो क्या बनाई इसने, एक लीनियर बना दिया। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस है और सप्लाई है उसमें कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो भी लिखा हुआ है इन दिस ग्राफ द राइजिंग स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व इंडिकेट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। नेक्स्ट है इसके अंदर assumptions of law of supply। assumptions of law of supply, पहली assumption आएगी इसके अंदर the price of other commodities is constant। second है the state of technology has not changed, the price of factors of production is constant, the taxation laws remain the same, the producers objectives are constant। means कि जो इम्पैक्ट आएगा लॉ ऑफ सप्लाई में, मतलब सप्लाई के अंदर जो इम्पैक्ट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ओनली प्राइस की वजह से। बाकी जो फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट, टैक्सेशन रिमेन द सेम, प्रोड्यूसर ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट। ओनली जो चेंज होगा सप्लाई में किसकी वजह से होगा, लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस की वजह से। ओनली प्राइस इम्पैक्ट डालेगी और सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। मींस इसका मीन्स है कि लॉ ऑफ सप्लाई का रूल्स कहाँ पे फॉलो नहीं होता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई मींस प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप। मींस प्राइस राइज होंगी, सप्लाई भी क्या होंगी, राइज होंगी। लेकिन एक्सेप्शंस क्या होता है, एक्सेप्शंस का मीन्स है कि जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है। मीन्स कौन सा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। मतलब प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाएगी, सप्लाई क्या होगी, डिक्लाइन होगी। कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में। ये कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिन पे ये रूल फॉलो नहीं होता, वो देखते हैं। पहला होता है इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सेकंड है पेरिशेबल गुड्स और थर्ड है सोशल डिस्टिंक्शन। अब देखते हैं इनको डिटेल में। फर्स्ट आ रही है इसमें एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई में एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स क्या होते हैं, जो डिपेंड होते हैं वेदर पर, क्लाइमेट पर। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल एग्रो प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या हो रही है, राइज हो रही है। राइज होने के बावजूद उसकी प्राइस राइज हो रही है, उसके वजह से सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। सप्लाई कैन नॉट बी एक्सपेंडेड बिकॉज कि मान लीजिए कोई वीट है, वीट की प्राइस लगातार क्या हो रही है, वीट की प्राइस लगातार राइज हो रही है। वीट की प्राइस राइज होने की वजह से जो वीट है, जो कि एग्रीकल्चरल ग्राउंड से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, आप उसकी पैदावार नहीं बढ़ा सकते। जैसे मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा डिटेल में लेता हूँ, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं,
इससे चार्ट खुल जाएगा ये। मान लीजिए, इसको साफ कर लेते हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस लगातार क्या हो रही है, राइज हो रही है, 10, 12, 14। अब उस क्या है, सेलर ज़्यादा क्वांटिटी बेचेगा। पहले बेच रहा था 100 kg, फिर 200 kg, 300। लेकिन बात ये आ रही है कि ये क्वांटिटी वो लेके कहाँ से आएगा, क्योंकि जो फील्ड होगा जहाँ पर ये एग्रीकल्चर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसकी वो खेती है, उसको वो जो पैदावार है वो उसको इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसको तो टाइम लगेगा। तो प्राइस इंक्रीज होने से वो जो सेलर है वो उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई का रूल फॉलो नहीं होता है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपकी गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। ये वो गुड्स होते हैं जो सोसाइटी में रेयर होते हैं और हाई वैल्यूड होते हैं, ये इजीली अवेलेबल नहीं होते, जैसे गोल्ड, डायमंड, मर्सिडीज कार्स, और भी हैं पेंटिंग, ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं पेंटिंग का। अब मान लीजिए पेंटिंग की जो वैल्यू है वो हाई है, मान लेते हैं 10,000 पर पेंटिंग। अब ये पेंटिंग जो सेल हो रही है 10,000 में, भले इसकी प्राइस हाई है, ये इजीली अवेलेबल नहीं होगी सेलर को, क्योंकि ये पेंटिंग अपने आप में क्या है, रेयर और हाई वैल्यूड। ये नेक्स्ट पेंटिंग, सेम पेंटिंग मार्केट में नहीं मिलेगी। कैन नॉट बी इंक्रीज इवन इफ देयर प्राइसेस आर इंक्रीज। मतलब ये इसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो सकती, भले इसकी प्राइस क्या हो रही है, राइज हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है आपका मूवमेंट्स अलोंग अ सप्लाई कर्व। इसमें क्या होता है, जब भी आपका सप्लाई कर्व मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट जो करेगा सप्लाई कर्व, वो करेगा सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से, जब प्राइस की वजह से आपका जो सप्लाई कर्व है मूवमेंट करता है, तो या तो वो एक्सटेंड होगा, मैं लिख देता हूं एक्सटेंड, या फिर करेगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कम होगा, या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व या सप्लाई क्या होती है, एक्सटेंड करती है, और जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई कर्व क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखते हैं इसको डिटेल में। लिखा हुआ है मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो मूवमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से मूवमेंट होगा, वो प्राइस की वजह से। इट कैन बी एक्सटेंड और अ कॉन्ट्रैक्शन इन अ सप्लाई। अब सीखते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, मतलब अपवर्ड शिफ्ट। क्या मतलब है, एक्सटेंशन जो होगा सप्लाई में
वो किसकी वजह से होगा? एक्सटेंशन इन सप्लाई अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कम्युनिटी राइजेस। एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है? जो सप्लाई क्या होती है? राइजेस। और सप्लाई राइज क्यों होगी? क्योंकि उसके जो प्राइजेस हैं वो क्या हो रहे हैं? राइज हो रहे हैं। तो वो डेफिनेशन क्या बनी? एक्सटेंशन इन अ सप्लाई अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कम्युनिटी राइजेस सोलली एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द कम्युनिटीज प्राइस। इसका जो मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व का वो क्या होता है? अपवर्ड शिफ्ट। अब चलते हैं आगे, इसको ग्राफ में देखते हैं एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन का ग्राफ आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्राइस क्या है? प्राइस राइज हो रही है 10 to 20। जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है? राइज हो रही है 100 to 200। ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ के अंदर पेन ले लेता हूँ। जो प्राइस थी पहले 10 थी, क्वांटिटी कितनी सेल हो रही थी मार्केट में? 100। जैसे ही प्राइस राइज करी 10 to 20, जो क्वांटिटी कितनी होगी? 100 to 200। मूवमेंट ए टू बी, तो वही लिखा हुआ है। राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी मीन क्या आया? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या हो गई? राइज कर गई। देखिए समझ आ गया होगा। प्राइस 10 to 20, क्वांटिटी 100 to 200। इधर ग्राफ में देखेंगे 10 to 20, 100 to 200। अब प्राइस सप्लाई ए टू बी शिफ्ट हो गई। इसे बोलते हैं अपवर्ड शिफ्ट। राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मूवमेंट्स के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई कम क्यों होती है? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। मतलब सप्लाई जो है कमोडिटी की फॉल्स होगी, वो किसकी वजह से होगी? प्राइस की वजह से। यदि मान लीजिए प्राइस डाउन हो जाती है, प्राइस डाउन हो गई, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? सप्लाई भी कम हो जाएगी। क्योंकि सप्लाई और प्राइस में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। तो ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कम्युनिटी फॉल्स सोलली एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिक्रीज इन द प्राइस। शिफ्ट कौन सा हो जाएगा? डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इसको करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं टेबल और डायग्राम में देखते हैं। अब समझते हैं इसको कर्व पर। देखते हैं कर्व कैसा बनेगा, इसका क्या रिएक्शन होगा। ये देखिए, जब प्राइस डाउन होती है 20 से 10, तो जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाती है? 200 से 100। फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ। ये देखिए, इसको समझते हैं डिटेल में। देखिए, जब प्राइस क्या हो रही है? 20 से 10 जा रही है, तो क्वांटिटी कितनी हो रही है? 200 से 100 की ओर। सप्लाई भी क्या हो गई? कम हो गई। और पॉइंट ए से कहाँ आ गया? बी पर। शिफ्ट कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड शिफ्ट। तो समझ आ गया। नेक्स्ट इफेक्ट है कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस कम होती है, डिक्रीज होती है, फॉल होती है, तो जो क्वांटिटी है वो भी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। पढ़ लेते हैं इसको एक बार। फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होगा, पहले सीखते हैं शिफ्ट किस तरह से होता है। शिफ्ट का मीन्स होता है कि इसके अंदर जो प्राइस होती है, प्राइस चेंज नहीं होगी, प्राइस रहेगी कांस्टेंट। जो सप्लाई कर्व है या तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। सप्लाई पहले यहाँ पर थी, फिर क्या आ गई? इधर से S1 पर। और बैकवर्ड शिफ्ट होता है, यदि सप्लाई पीछे की ओर खसक जाता है, इसे बोलते हैं S2, बैकवर्ड शिफ्ट। इसको बना देते हैं। ये मान लो Q था। यदि किसी फैक्टर की वजह से अदर देन प्राइस जो सप्लाई है वो शिफ्ट होती है फॉरवर्ड, मतलब इंक्रीज हो जाती है, Q1 पे चली जाती है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। और जब मान लीजिए किसी फैक्टर की वजह से सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में, उसे बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट, Q2। क्लियर है? सप्लाई का बढ़ना
शिफ्ट हो जाएगा S1 पर, सप्लाई का मतलब कम होना, वो शिफ्ट हो जाएगा S2 पर। अब इसको सीखते हैं डिटेल में। एन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू अ चेंज इन एनी नॉन प्राइस फैक्टर। प्राइस का इसमें इम्पैक्ट नहीं होता, नॉन प्राइस फैक्टर, इसको मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, नॉन प्राइस फैक्टर। द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कैन बी अ राइज और अ फॉल। सप्लाई कर्व क्या होगा, राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है। पहला पढ़ते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई अकर्स व्हेन मोर इज सप्लाइड एट द एक्सिस्टिंग प्राइस। मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर भी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्राइस में कोई चेंज नहीं, एक्सिस्टिंग प्राइस पर सप्लाई क्या हो रही है, ज़्यादा। इंक्रीज इन सप्लाई अकर्स व्हेन मोर इज सप्लाइड एट द एक्सिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट लीड्स टू अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर। सप्लाई कर क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से हैं, ग्राफ देखते हैं इसका। अब इंक्रीज इन सप्लाई, फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। अब इसको समझते हैं कर्व पर। कर्व कैसे दिखता है इसका, देखिए। इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। इस टेबल को देखिए, प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट होने पर, प्राइस कांस्टेंट है तब भी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर कैसे, जैसे मान लीजिए अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है सेलर, इनपुट्स की कॉस्ट हो सकता है मार्केट में कम हो गई हो, या गवर्नमेंट ने टैक्स जो है रिड्यूस कर दी हो, जिसकी वजह से जो कॉस्टिंग कम आ रही है और सप्लाई क्या हो रही है मार्केट में, इंक्रीज हो रही है। प्राइस क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फॉरवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्राइस पर सप्लाई कितनी हो रही है, सप्लाई हो रही है Q1 S1। क्या हुआ, सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज, किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से। कहाँ चली गई वो, Q2 पर। और जो सप्लाई कर्व बना वो कहाँ बना, S2 पर। प्राइस क्या रहेगी इस पर, इन सब बातों में प्राइस कांस्टेंट रहेगी। इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब सीखते हैं आगे कि जो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, सैंपल इंक्रीज होती है अदर फैक्टर की वजह से। वो अदर फैक्टर कौन कौन से हैं जो सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, इसमें फर्स्ट आता है आपका, इसको रफ कर देते हैं। पहला आता है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जब कोई सेलर न्यू टेक्नोलॉजी, अपडेट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट के कम होने से वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा है रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस। मान लीजिए जो इनपुट्स यूज़ कर रहा है वो प्रोडक्शन में, उसकी प्राइस क्या हो जाती है, उसकी प्राइस जो है फॉल हो जाती है, वो भी एक कॉज बनता है जिससे सप्लाई करब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है और सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट। मान लीजिए जो कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस फॉल हो जाती है। उसके प्राइस फॉल होने से जो सेलर है वो अपने गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा, क्योंकि उसको एक्सिस्टिंग प्राइस पर प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा। जैसे मान लीजिए टी और कॉफ़ी, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, टी और कॉफ़ी। अब क्या होता है कि टी की प्राइस मार्केट में फॉल हो गई, टी की प्राइस मार्केट में फॉल हो गई। फॉल होने से जो कॉफ़ी है उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ टी। तो उसको जो प्रॉफिट होगा सेलर को वो कॉफ़ी पे ज़्यादा होगा, तो कॉफ़ी की सेल क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी सेलर लेस प्राइस में सेल नहीं करेगा अपने प्रोडक्ट को, वो किसको सेल करेगा, कॉफ़ी को। यदि मार्केट में नंबर ऑफ़ फर्म्स इंक्रीज हो जाती है, यदि किसी इंडस्ट्री को लगता है कि इस प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन है तो वो उसको ज़्यादा सेल करती है, तो नंबर ऑफ फर्म्स उस पर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन,
यदि लगता है कि इस प्रोडक्ट को बेचने से या इसमें इन्वेस्ट करने से जो सेल है वो ज़्यादा आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, यदि फर्म्स को लगता है कि सेल्स को इंक्रीज करूं, मार्केट में जो क्लियरेंस है स्टॉक का वो सेल करके सारा ख़त्म करेंगे हम, और सेल्स को मैक्सिमाइज उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो मार्केट में कोई भी सेलर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा। यदि गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, टैक्स करने से इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी और मार्केट में सप्लाई पार्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। डिक्रीज इन सप्लाई, जो सप्लाई है वो डिक्रीज होती है अदर फैक्टर की वजह से। जो प्राइस है इसमें भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। सप्लाई तो डिक्रीज होगी लेकिन फैक्टर क्या होगा, अदर। डिक्रीज इन सप्लाई अकर्स व्हेन लेस सप्लाइड एट द एक्सिस्टिंग प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, इट लीड्स टू अ बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर, और सप्लाई कर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में। किस तरह से, देखिए ज़रा, जैसे मान लीजिए ये प्राइस बना लेते हैं वाई एक्सिस पर, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब देखिए प्राइस क्या रहेगी इस पर, कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, इसको मान लेते हैं एस, ये हो गया हमारा क्यू। और सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई जो है आपकी बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से, ये हो गया हमारा S1, सप्लाई का शिफ्ट हो गई बैकवर्ड में Q1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दी हो, फर्म का गोल चेंज हो गया हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल हो गया हो, और जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज हो गई हो, टेक्नोलॉजी वो भी चेंज हो गई हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है कंपनी, उसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में आगे। देखिए आगे डिटेल में देखते हैं इसको, आगे क्या रहा है वो टेबल देखते हैं। टेबल के अंदर प्राइस जो है कांस्टेंट है, और जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। देख सकते हैं आप, सप्लाई क्या हो गई 200 से 100, प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई कम हो रही है। उसके बाद ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के अंदर आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले जो प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, जो सेल हो रही थी वो हो रही थी क्यू पे, लेकिन अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई क्या चली गई, वो S1 पर शिफ्ट हो गई बैकवर्ड साइड में, ये देख रहे होंगे Q1 की ओर, सप्लाई कम हो गई। ठीक है, अब उसके कॉज देखते हैं, कॉज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई क्यों कम होगी, हो सकता है जो सेलर है वो क्या यूज़ कर रहा है, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, आउटडेटेड। यदि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होने से सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस, जो फैक्टर है जो इनपुट्स यूज़ कर रहा है सेलर, उसकी प्राइस राइज हो रही है तभी सप्लाई वो कम कर देगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा कॉस्ट के राइज होने से। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट, मान लीजिए टी और कॉफ़ी है, और कॉफ़ी की प्राइस राइज हो जाती है क्योंकि आप सेल टी कर रहे हैं, टी को सेल करना बंद कर देंगे, आप क्या सेल करेंगे, कॉफ़ी, तो टी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, मान लीजिए मार्केट में ऐसे जो फर्म्स हैं वो लीव कर जाती हैं, हो सकता है उनको लॉस हो रहा हो, या फिर जो सप्लाई है वो उस हिसाब से नहीं आ रही है, तो क्या करेगा, वो फर्म छोड़ के चले जाएगी, उससे मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन। जो बिजनेसेस है उनको लगता है कि अब प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम होगा, फ्यूचर में हो सकता है डाउनफॉल आ रहा है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कम होने से भी प्रोडक्शन कम होगा और सप्लाई कम हो जाएगी। शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब फर्म्स का गोल क्या हो गया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट ज़्यादा कमाना। यदि प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे तो प्राइस को राइज करेंगे, प्राइस को राइज करेंगे तो भले ही वो कहेंगे कि हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चाहिए, भले ही हमारा गुड्स कम मार्केट में सेल हो, तो प्राइस को राइज कर देंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, भले ही सप्लाई क्या आ जाए मार्केट में कम आ जाए, इससे भी सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी।
लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको एक बार रीड कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। When the focus is on point profit maximization, firms often restrict sale of their product. Increase in taxation. यदि गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देती है, टैक्स को इंक्रीज करने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो राइज होगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिखा हुआ है डिक्रीज सेल्स ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सब। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।